नमस्कार सभी को। अपन जो चर्चाएं कर रहे थे पिछले वीडियो में, अपन ने राजस्थान के खनिजों को लेकर चर्चाएं शुरू की थी। हालांकि वीडियो अपना जो पिछला था अपन ने कम ही समय का बनाया है और ये कम समय का वीडियो इसीलिए बना रहे ताकि आपको देखने में कोई समस्याएं ना हो, ताकि कम टाइम में आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। इसलिए अपन वीडियो का टाइमिंग थोड़ा कम रख रहे हैं। हालांकि आपकी तरफ से व्यू आ रहे थे कि सब क्लासों का टाइम थोड़ा ज्यादा रखें, तो ध्यान रखना अब से देखोगे तो क्लासों का टाइम थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देंगे अपने। तो इस तरह से अपने भाई एक एक करके इन चीजों की चर्चाएं कर रहे थे और उसमें अपन ने खनिजों को देखोगे तो प्रकार के बारे में चर्चाएं की थी। राजस्थान का कौन से खनिजों में एकाधिकार प्राप्त है उनको लेके अपन ने चर्चाएं की थी। बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर भी दिए थे सभी चीजों के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है वो ध्यान रखना, खनिजों के वर्गीकरण को लेके चर्चाएं आती हैं कि भाई खनिजों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। और कंपटीशन में अक्सर देखोगे तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप समझें इन चीजों को अच्छे से देखें। खनिजों के वर्गीकरण को अगर लेके अपन चर्चाएं करें तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से देखोगे तो खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो धात्विक खनिज होते हैं और एक अधात्विक खनिज होते हैं। लेकिन अपने यहाँ देखोगे तो अपन ध्यान रखना, इन खनिजों को तीन भागों में बांटेंगे। इस तरीके से अपन खनिजों के तीन भाग करेंगे, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और इसी के साथ अपन एक लेंगे ऊर्जा संसाधन। बिल्कुल इसी के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो एक नंबर पे यहाँ जो अपन खनिज ले रहे हैं वो ध्यान रखना, एक नंबर पे अपन यहाँ खनिज ले रहे हैं धात्विक खनिज। जो एक नंबर पे अपन चर्चाएं कर रहे हैं वो ध्यान रखना, धात्विक खनिज को लेके चर्चाएं कर रहे हैं कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो आप एक बार कोशिश करें बताने की धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। किसे कहेंगे धात्विक खनिज? ध्यान रखना, वे खनिज जिसमें धातुओं का अंश होता है, जिनका एक बार मुख्य रूप से यदि अपन ये कह सकते हैं कि इनका सीधा उपयोग नहीं कर सकते, शोधन की जरूरत होती है, वो कैसे खनिज कहलाते हैं? वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। और धात्विक खनिज को भी यदि लेके अपन चर्चाएं करें तो ध्यान रखना, धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो देखोगे तो धात्विक खनिज में एक तो आता है लोह, एक तो लोह आता है और इसी क्रम में देखोगे तो सेकंड नंबर पे आता है अलोह। एक तो देखोगे तो लोह और सेकंड नंबर पे आप देखते हो तो आता है अलोह। ये ध्यान रखना, अपन ने धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा है, एक लोह और एक अलोह। और लोह खनिज की भी यदि अपन बात करें तो वे खनिज जिनमें लोहे का अंश होता है, अर्थात लोहे की मात्रा पाई जाती है, वो लोह खनिज में होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप बताएं, लोह खनिज में बताने की कोशिश करें कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल समझ लें आप पहले अच्छे से। जो लोह खनिज में होता है वो ध्यान रखना, एक तो होता है लोहा। लोह खनिज में देखोगे तो एक तो लोहा होता है, इसी क्रम में देखोगे तो एक होता है मैग्नीज। मुख्य रूप से देखोगे तो लोहा है, मैग्नीज है, इसी क्रम में आप देखते हो तो टंगस्टन है और इसी क्रम में आप देखते हो तो एक आता है निकिल। ये ध्यान रखना, वो खनिज हैं जो लोहों में आते हैं। कौन कौन से आ रहे हैं लोहों में? लोहा है, मैग्नीज है, टंगस्टन है और निकिल है। इसी क्रम में यदि अपन अलोहों में देखें तो अलोहों में ध्यान रखना, एक तो आता है सोना, एक इसी क्रम में आप देखते हैं तो आती है चांदी। एक सोना है, एक चांदी है, इसी क्रम में देखते हो तो एक सीसा आता है। इसी क्रम में यदि देखें तो
तो जस्ता आता है, और इसी क्रम में यदि आप देखोगे तो तांबा आता है। इस तरीके के जो खनिज हैं अलोहों में आते हैं। अलोहों में कौन कौन से आते हैं? सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, तांबा है। जबकि अलोहों में कौन, भाई लोहों में कौन से हैं? लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन और निकिल। अलोहों में कौन से हैं? सोना, चांदी, सीसा, जस्ता और तांबा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे खनिज धात्विक खनिज का ही भाग हैं। और इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो इसी क्रम में ध्यान रखना 2 नंबर पे यदि अपन चर्चाएं करें यहाँ इस तरीके से, तो जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है मुख्य रूप से अधात्विक खनिज, वो धात्विक खनिज। और यहां से देखोगे तो 2 नंबर पे आता है अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज किन खनिजों को कहेंगे? जिनमें धातु का अंश नहीं होता, जिनका आप मुख्य रूप से सीधा उपयोग कर सकते हैं, शोधन की जरूरत नहीं होती। वो खनिज कैसे कहलाते हैं? वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। लेकिन अधात्विक खनिज के बाद भी अपन बात करें तो ध्यान रखना इन खनिजों में और अलग से आते हैं, जैसे आणविक खनिज हैं। आणविक खनिज के बाद देखो तो यूरेनियम, देखो रासायनिक जो खनिज है वो अलग हैं। लेकिन यहाँ अपन समझने के लिए केवल अधात्विक का ही उपयोग कर रहे हैं। तो अधात्विक में यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना अधात्विक में भाई मुख्य रूप से आप देखें तो नमक है, यही आप देखें तो फेल्सपार है, यही आप देखें तो अब्रक है, यही आप देखें तो सोप स्टोन है, यही देखोगे तो सोप स्टोन है, यही देखोगे तो वोलेस्टोनाइट है, इसी क्रम में देखो तो वोलेस्टोनाइट है। इसी क्रम में यदि यही देखें तो इसी क्रम में आप देखो तो वोलेस्टोनाइट के बाद और छोटे छोटे बहुत सारे खनिज आते हैं जिनको अपन सब अधात्विक खनिज में ही शामिल करेंगे। और मुख्य रूप से इस अधात्विक खनिज को भी ध्यान रखना 2 भागों में अलग से बांटेंगे अपन आगे चल के, आणविक और रासायनिक खनिज जिनको अपन अलग से बांटेंगे। यहाँ कोई 2-4 खनिज केवल नाम मात्र चर्चा के लिए अपन ने रखे हैं, बाकी तो एक एक करके अपन सबका अच्छे से इनकी चर्चाएं करेंगे, अच्छे से इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से वर्गीकरण में अपन ने 2 देखे हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज की अपन बात करें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक लोहो और एक अलोहो। उसके बाद लोहो में कौन कौन से आते हैं? लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन और निकिल है। अलोहो में सोना, चांदी, सीसा, जस्ता और तांबा है। इसी क्रम में अधात्विक में देखें नमक है, फेल्सपार है, अब्रक है, सोप स्टोन है, वोलेस्टोनाइट है, और भी मैंने कहा है बहुत सारे छोटे छोटे खनिज इसमें आते हैं। लेकिन जब वर्गीकरण देख रहे हैं तो ध्यान रखना ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण अपन यही देख लेते हैं, बाकी तो ऊर्जा संसाधन को अपन आगे चल के पढ़ेंगे। आप देख लें एक बार इसको अच्छे से, फिर अपन आगे चर्चाएं करते हैं। एक बार आप अच्छे से क्लियर कर लें इस चीज को, फिर अपन आगे चर्चाएं करते हैं। बिल्कुल 2 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। और इसी क्रम में देखें तो मैंने कहा ऊर्जा संसाधन की चर्चाएं भी अपन यही कर लेते हैं। बाकी बिल्कुल ऊर्जा संसाधन की चर्चाएं अपन अलग से भी करेंगे, पर वर्गीकरण यही कर लेते हैं। और वर्गीकरण में अपन यहां देख रहे हैं किसका वर्गीकरण भाई? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण यही देख लेते हैं, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना इस ऊर्जा संसाधन को भी 2 भागों में बांटते हैं। ऊर्जा संसाधन में देखोगे तो नंबर 1 बताएं कौन से खनिज है जो ऊर्जा संसाधन में आते हैं। अलग अलग भागों में बांटेंगे बिल्कुल। एक आपने सुना होगा परंपरागत और गैर परंपरागत, 2 भागों में बांटते हैं। और अपने रीट में यदि अपन बात करें
तो परंपरागत और गैर परंपरागत को लेके काफी बार प्रश्न आए हैं। तो एक नंबर पे जो अपन खनिज यहां से ले रहे हैं वो ध्यान रखना परंपरागत ले रहे हैं। यहां से अपन ले रहे हैं परंपरागत स्रोत या परंपरागत भाई मुख्य रूप से जो परंपरागत हैं वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल परंपरागत में यदि बात करें तो ये ऐसे खनिज है जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। वे खनिज परंपरागत में अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आप इनको अनवीनीकरण कह सकते हैं। अनवीनीकरणीय अर्थात वे खनिज जिनका नवीनीकरण नहीं किया जाता हो। अनवीनीकरण किस में आएंगे? परंपरागत स्रोत में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं वो देखें, बताने की कोशिश करें आप। परंपरागत में कौन कौन से आते हैं कोशिश करें आप बताने की। बिल्कुल ठीक है, ठीक। परंपरागत में यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना एक नंबर पे इसमें आता है कोयला। परंपरागत में देखोगे तो एक नंबर पे कोयला है। इसी क्रम में यदि आप देखें तो इसी में आती है प्राकृतिक गैस। इसी में प्राकृतिक गैस आती है। और इसी में यदि आप बात करोगे तो इसी में आता है पेट्रोलियम। इसी में आप देखोगे तो पेट्रोलियम आता है। और इसी क्रम में आप देखोगे तो आती है जल विद्युत। इसी क्रम में आप देखोगे तो आती है जल विद्युत। इसी क्रम में जल विद्युत आती है। तो समझना आप देखें कौन कौन से हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और जल विद्युत। ये किसके स्रोत हैं? ये परंपरागत हैं, अर्थात इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो पहले से ही चले आ रहे हैं वो हैं परंपरागत स्रोत। और इसी क्रम में यदि नंबर 2 पर अपन देखें तो इसी क्रम में नंबर 2 पे आता है गैर परंपरागत। इसी में आता है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत। और गैर परंपरागत स्रोत किनको कहेंगे? भाई वे स्रोत जिनका आप ये कह सकते हो नवीनीकरण किया जा सकता है। अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, अर्थात उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, वो कौन से हैं भाई? गैर परंपरागत। आप इनको कह सकते हो नवीनीकरणीय, अर्थात इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। तो इसका जो नाम दिया है वो ध्यान रखना, क्या नाम दिया है भाई? नवीनीकरणीय। इनको आप नवीनीकरणीय कह सकते हैं, अर्थात इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। और इसी क्रम में यदि देखें तो गैर परंपरागत में कौन कौन से स्रोत आते हैं आप बताएं, कोशिश करें। गैर परंपरागत में कौन कौन से स्रोत आते हैं? बिल्कुल सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बिल्कुल सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। बिल्कुल इसमें आप देखें तो एक तो ध्यान रखना है इसमें कौन सा आता है भाई? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के बाद यदि आप इसमें देखें तो इसमें आता है पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा के बाद इसमें आप देखें तो इसमें आता है बायोगैस। और बायोगैस के बाद भी यदि आप इसमें बात करें तो इसमें आता है बायोमास। बायोगैस है, बायोमास है। इसी क्रम में यदि आप देखोगे तो इसी में आती है ज्वारीय ऊर्जा। इसी में आती है ज्वारीय ऊर्जा। और इसी में देखोगे तो आती है भूतापीय ऊर्जा। इसी में आप देखोगे तो आती है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। ये इस तरीके के स्रोत हैं जो गैर परंपरागत में आते हैं। तो आप समझे गैर परंपरागत में कौन कौन से स्रोत हैं। तो देखें आप,
सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। इनमें से यदि कोई सा भी नाम देके आपको पूछे तो राइट ऑप्शन होगा गैर परंपरागत, और इनमें यदि कोई नाम देके आपसे पूछे तो ये होगा परंपरागत स्रोत, अर्थात ये परंपरागत है जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है, ये गैर परंपरागत हैं जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। आप एक बार अच्छे से देख लें, फिर आगे चलते हैं अपन। एक बार अच्छे से क्लियर रूप से देख लें आप इन चीजों को, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर कर लें आप अच्छे से। कोई चीजें नोट करनी हो तो आप नोट कर लें, जो नोट करने वाली चीजें वो नोट कर लें। बाकी तो अपन भाई बिल्कुल आराम से और स्लो स्लो ले रहे हैं क्लासें, तो मेरे हिसाब से तो वैसे ही क्लियर होती जा रही है, इनमें ज्यादा कोई समस्याएं नहीं है। हालांकि खनिज का एक विस्तृत टॉपिक है, फिर भी आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि कंपटीशन में यहां से देखोगे तो अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझें। क्लियर है यहां तक का? बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे। ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। आप एक बार और देख लें अच्छे से। अपन ने जो खनिजों का वर्गीकरण में लिया है वो ऊर्जा संसाधन को लेकर चर्चाएं की हैं, और ऊर्जा संसाधन में एक नंबर पे अपन ने लिया है परंपरागत स्रोत, जिसको नवीनीकरण कहते हैं। परंपरागत में कौन कौन से आते हैं? कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, और उसी क्रम में गैर परंपरागत जिसको नवीनीकरणीय कह सकते हैं। इसमें देखोगे तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, अब यहां से जो अपन पढ़ना शुरू करेंगे वो ध्यान रखना, एक एक को अपन पढ़ना शुरू करते हैं, और एक नंबर पे अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं सबसे पहले धात्विक खनिज। तो एक नंबर पे जो सबसे पहले अपन एक नंबर पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो ध्यान रखें आप, एक नंबर पे अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज की यदि अपन बात करें तो किन खनिजों को धात्विक खनिज कहेंगे? जिन खनिजों में धातु का अंश होता है और वे खनिज जिनका सीधा उपयोग नहीं कर सकते, शोधन की जरूरत होती है, उन्हें धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। जैसे देखें, धात्विक खनिज में जो एक नंबर पे अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो ध्यान रखना, अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तांबा। एक नंबर पे जो अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो तांबा स्टार्ट कर रहे हैं, और ध्यान रखना अपन यहाँ केवल उत्पादन को लेकर चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन सा उत्पादन किस जिले में होता है। लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जितनी भी खानों के नाम अपन लिख रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, एक एक चीज को। अपन तांबे की बात कर रहे हैं, और तांबे की बात भी ध्यान रखना, अपन किसके संदर्भ में कर रहे हैं भाई? राजस्थान के संदर्भ में। और राजस्थान में यदि देखें तो सर्वाधिक, राजस्थान में जो सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है वो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है खेतड़ी। और ये जो खेतड़ी पड़ता है ये ध्यान रखें आप झुंझुनू में पड़ता है, यानी अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो तांबा का उत्पादन होता है वो ध्यान रखना खेतड़ी में होता है। और खेतड़ी कहां पड़ता है भाई? ये झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ध्यान रखना छोटी छोटी खानों को लेके ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई कौन कौन सी खान और भी हैं और वो किस जिले में हैं, उनको लेके भी प्रश्न काफी बार आए हैं। तो समझे आप, तांबे की यदि अपन बात कर रहे हैं तो मैंने कहा तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन खेतड़ी में होता है जो झुंझुनू में है, यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन ध्यान रखना झुंझुनू जिले में यदि अपन बात करें तो झुंझुनू में ध्यान रखना खेतड़ी के अलावा कुछ और भी खाने हैं
क्योंकि कई बार खेतड़ी ना देके कुछ और खाने दे देता, उनके प्रश्न पूछ लेता है अपन से। तो झुंझुनू में खेतड़ी के अलावा और कौन कौन सी खाने हैं, तो झुंझुनू में ध्यान रखना खेतड़ी के अलावा यदि अपन चर्चाएं करें तो यहां देखोगे तो एक तो जो खान है इसका नाम है कोलीहान। एक तो यहां देखोगे तो कोलीहान है, इसी क्रम में दूसरी आप देखोगे तो पपूर्ना है। जो दूसरी खान है यहां वो पपूर्ना है। इसी क्रम में यदि 3 नंबर पे आप देखें तो यहां देखोगे कि एक खान है जो सिंगाना है। और इसी क्रम में यदि और देखें 4 नंबर पे तो एक जो खान पड़ती है वो बबई है। यानी मुख्य रूप से ये खाने हैं जहां ध्यान रखना तांबे का उत्पादन किया जाता है। अब समझना देखो एक चीज को बहुत अच्छे से, सबसे ज्यादा उत्पादन झुंझुनू में खेतड़ी में होता है, लेकिन झुंझुनू में तांबे की और भी खान है। वो कौन कौन सी हैं? कोलीहान है, पपूर्ना है, सिंगाना है, बबई है। ये खाने भी ध्यान रखना कहां पड़ती हैं? ये भी झुंझुनू में है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक चीज को और भी ध्यान रखना, झुंझुनू के अलावा अपने राजस्थान में और भी ऐसे जिले हैं जहां तांबे की खान है। वो कौन कौन से जिले हैं उनको भी समझें। तो यहां देखोगे तो झुंझुनू के अलावा देखोगे तो एक जिला और भी आता है, और झुंझुनू के अलावा जो अपन ने जिला लिया है वो अलवर है। बताएं अलवर में कौन कौन सी खान है, कोशिश करें आप बताने की। हाँ, तांबे की खानों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, और अलवर में तांबे की कौन कौन सी खानें बताएं आप, कोशिश करें आप बताने की। क्योंकि अब तक के जो आंसर आपने दिए हैं वो बहुत ही अच्छे आंसर दिए हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समझें। देखो देखें इधर देखें आप, यदि अलवर में अपन बात करें तो अलवर में जो एक खान पड़ती है वो ध्यान रखना खान का नाम है खोदरीबा। एक खोदरीबा है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। एक देखोगे तो भगत का बास है, खोदरीबा है, एक भगत का बास है। और इसी क्रम में देखोगे तो एक खान पड़ती है भगोनी। इसी क्रम में देखोगे तो एक खान और है भगोनी। तो ये ध्यान रखना अलवर में कौन कौन सी हैं? खोदरीबा, भगत का बास और भगोनी, ये अलवर में है। इसी क्रम में यदि अपन देखें तो उदयपुर, उदयपुर में बताएं कौन सी खान है, कौन सा क्षेत्र है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल, उदयपुर में यदि देखोगे तो आप अंजनी क्षेत्र है। यहां यदि आप देखोगे उदयपुर में तो अंजनी क्षेत्र है। और इसी क्रम में यदि आप देखें चूरू, तो चूरू का देखोगे तो बीदासर है। चूरू का बीदासर है जहां देखोगे तो तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो ये वो खाने हैं अपने राजस्थान में जहां तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। समझे एक बार अच्छे से, यहां जो अपन ने लिया है वो तांबा लिया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन खेतड़ी जो झुंझुनू में है। उसी क्रम में झुंझुनू में और कौन कौन सी खान है? कोलीहान है, पपूर्ना है, सिंगाना है, बबई है। अलवर में देखोगे खोदरीबा है, भगत का बास है, भगोनी है। इसी क्रम में उदयपुर में देखोगे तो अंजनी क्षेत्र है, और चूरू में देखोगे तो बीदासर है। यदि चूरू की बात करें तो बीदासर है। आप एक बार अच्छे से देख लें। हालांकि हाँ बिल्कुल छोटे रूप में देखोगे तो और भी छोटी छोटी बहुत सारी खाने हैं, लेकिन बड़े रूप में जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो ये हैं आपके सामने। हालांकि छोटे रूप में और भी बहुत सारी खाने आती हैं, वो कोई छोटे रूप में चर्चाएं हैं। बिल्कुल समझ गए यहां तक आराम से। अब देखो
तांबे के अंतर्गत भी यदि अपन बात करें तो तांबे के अंतर्गत अपने यहाँ कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं। आप समझे एक बार, तांबे के अंतर्गत देखोगे तो अपने राजस्थान में कुछ परियोजनाएं चलाई हुई हैं तांबे के अंतर्गत। उन परियोजनाओं को समझें आप अच्छे से, कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई हुई है देखें। यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं वो अपने राजस्थान में तांबा के अंतर्गत चलाई गई परियोजनाएं हैं कि अपने राजस्थान में तांबा के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई हुई है तांबा के अंतर्गत, वो देखें। नंबर 1 बताएं, आप कोशिश करें। नंबर 1 पर कौन सी परियोजना है अपने राजस्थान में जो तांबा के लिए चलाई गई है? बिल्कुल कोशिश करें आप। तांबा परियोजना नंबर 1, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं आप इन चीजों के। तो ध्यान रखना, वास्तव में जो 1 नंबर पे है अपने यहाँ, जो 1 नंबर पे है वो ध्यान रखना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जो 1 नंबर पे परियोजना है अपने यहाँ उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यदि बात करें तो ध्यान रखना ये झुंझुनू में है, और झुंझुनू में भी खेतड़ी झुंझुनू में है ये। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यदि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1 नंबर पे जो अपन ने लिया है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो झुंझुनू में है, स्थापना 1967। इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे आप देखें तो बताएं, कोशिश करें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे बिल्कुल सही बताया आपने। नंबर 2 पे यदि आप देखें तो देखो छोटे छोटे रूप में है। जैसे अलवर में आपने सुनी होगी दरीबा तांबा परियोजना है, एक झुंझुनू में अलग से आपने देखी होगी, जैसा कि आप आंसर दे रहे हैं चांदमारी तांबा परियोजना है। बिल्कुल ये ध्यान रखना, नंबर 2 पे जो अपन ने ली है इसका नाम है चांदमारी, चांदमारी तांबा परियोजना। और चांदमारी तांबा परियोजना की बात करें तो कहां है बताएं, आप आंसर रखें अपने, क्योंकि कंपटीशन में काफी बार प्रश्न आया है चांदमारी तांबा परियोजना किस जिले में है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए आपने। चांदमारी तांबा परियोजना की यदि अपन बात करें तो ये भी झुंझुनू में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी झुंझुनू में है और चांदमारी तांबा परियोजना भी झुंझुनू में है। और इसी क्रम में यदि 3 नंबर पे आप देखें तो ध्यान रखना दरीबा तांबा परियोजना जो 3 नंबर पे आती है वो दरीबा तांबा परियोजना है। और बताएं दरीबा तांबा परियोजना कहां है, कोशिश करें बताने की आप। बिल्कुल, जैसा कि बताया भी था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जो दरीबा तांबा परियोजना है ये आप ध्यान रखें अलवर में है। दरीबा तांबा परियोजना जो अलवर में है, तांबा परियोजना के अंतर्गत देखोगे तो ये परियोजनाएं जो अपने राजस्थान में चलाई हुई हैं, 1 नंबर पे कौन सी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, 2 नंबर पे चांदमारी तांबा परियोजना, और इसी क्रम में 3 नंबर पे देखोगे तो दरीबा तांबा परियोजना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू में है, चांदमारी तांबा परियोजना झुंझुनू में है और दरीबा तांबा परियोजना अलवर में है। आप एक बार अच्छे से देख लें, ये 1 नंबर पे जो अपन ने चर्चाएं की हैं वो तांबे को लेकर चर्चाएं की हैं। और तांबे को लेकर यदि कंपटीशन में कोई प्रश्न आता है तो ध्यान रखना लगभग इसी में से कहीं से ना कहीं से कोई प्रश्न बन के आपसे पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखें। एक बार क्लियर रूप से देख लें आप दोबारा से, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से देखें। अपन ने जो धात्विक खनिज में चर्चा की है 1 नंबर पे वो तांबे को लेकर चर्चाएं की हैं। और तांबे की बात करोगे तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो खेतड़ी झुंझुनू में होता है।
और इसके अंतर्गत यदि परियोजनाएं देखें तो 1 नंबर पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो झुंझुनू में है। 2 नंबर पे चांदमारी तांबा परियोजना जो झुंझुनू में है। 3 नंबर पे दरीबा तांबा परियोजना जो अलवर में है। बिल्कुल इसी क्रम में यदि अपन अगला ले नंबर 2 पे जो खनिज अपन ले तो नंबर 2 पे अपन ले रहे हैं, ध्यान रखना, सीसा जस्ता। नंबर 2 पे जो अपन खनिज ले रहे हैं वो है सीसा जस्ता। और सीसा जस्ता की अपन बात करें तो सीसा अपने आप में अलग है और जस्ता अपने आप में अलग है, क्योंकि प्रतिशत के रूप में अभी आपने देखा था पिछली क्लास में। तो मेरे को ये बताएं सीसा कितने प्रतिशत है अपने यहाँ और जस्ता कितने प्रतिशत है। आपको जो आंसर देने हैं वो ये बताएं सीसा अपने राजस्थान में कितने प्रतिशत है और जस्ता कितने प्रतिशत है। जब प्रतिशत में आपने पढ़ा था तो अपन ने पढ़ी थी ये चीजें, आपको याद आ रही हो? बिल्कुल, सीसे में आपने पढ़ा था 80% और जस्ता में आपने पढ़ा था 99%। हालांकि अलग अलग हैं लेकिन एक साथ पाई जाते हैं तो अपन ने दोनों को एक साथ ही लिख दिया, सीसा और जस्ता। और अपने राजस्थान में यदि बात करें किसकी भी सर्वाधिक, तो अपने राजस्थान में यदि सीसा जस्ता की बात करें तो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है कौन सी खान से भी? जावर की खान। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है जावर की खान। और ये जावर की खान जो अपने राजस्थान में पड़ती है, ये ध्यान रखना, जावर की खान पड़ती है उदयपुर में। यानी अपने राजस्थान में देखोगे तो सीसा जस्ता सबसे ज्यादा पाया जाता है जावर की खान, और जावर की खान कहां पड़ती है भाई? उदयपुर में। लेकिन ध्यान रखना, जावर की खान के अलावा भी अपने राजस्थान में सीसा जस्ता पाया जाता है। और अन्य यदि खानों की अपन चर्चाएं करें तो ध्यान रखना, अन्य खानों में आप देखोगे तो एक तो खान आती है देबारी। और बताएं देबारी की खान कहां है? अपने आंसर रखें आप, देबारी उदयपुर। बिल्कुल ध्यान रखना, जो देबारी की खान है वो पड़ती है उदयपुर में। यहां देखोगे तो जावर की खान भी उदयपुर में है, अन्य खानों में देबारी की खान ये भी उदयपुर में है। इसी क्रम में आप देखें तो अगली खान आती है मोचिया मगरा। अगली जो खान है वो मोचिया मगरा की खान है, मोचिया मगरा। और मोचिया मगरा की खान देखोगे तो ये भी उदयपुर में है, मोचिया मगरा की खान भी उदयपुर में है। अब उदयपुर में देखें कौन कौन सी हैं? जावर की खान है, देबारी है, मोचिया मगरा है। इसी क्रम में ध्यान रखना, एक खान अपने आती है, देखोगे तो रामपुरा आंगूचा। जो एक खान है वो है रामपुरा आंगूचा की खान। और रामपुरा आंगूचा की खान कहां है बताएं आप? रामपुरा आंगूचा की खान कहां है बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। रामपुरा आंगूचा की खान वास्तव में कहां पड़ती है भाई? भीलवाड़ा। रामपुरा आंगूचा की खान भीलवाड़ा में है। यदि विशेषता की लेके चर्चाएं करें तो रामपुरा अंगूचा की खान में अपने आप में इसकी एक विशेषता है। रामपुरा अंगूचा की क्या विशेषता है बताएं आप? रामपुरा अंगूचा की बिल्कुल, देखो अंतर समझना, एक बार अंतर समझने की कोशिश करें। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो जावर की खान से होता है, लेकिन जो एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता पाया जाता है वो रामपुरा अंगूचा की खान से। सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो रामपुरा अंगूचा, और सर्वाधिक की बात करें तो जावर की खान। इसी क्रम में देखें तो इसी क्रम में एक खान आती है गुलाबपुरा की खान। इसी क्रम में खान आती है गुलाबपुरा की खान।
बताएं गुलाबपुरा की खान कहाँ है। और गुलाबपुरा की खान की भी बिल्कुल यदि बात करें तो कहाँ है, ये भी भीलवाड़ा में है गुलाबपुरा की खान। और इसी क्रम में यदि आप देखें गुलाबपुरा की खान के बाद तो यही आती है एक राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा की खान। बताएं राजपुरा दरीबा की खान कहाँ है। राजपुरा दरीबा बिल्कुल रखें आप, राजपुरा दरीबा आंसर बताएं। राजसमंद, बिल्कुल राजसमंद, बिल्कुल। राजपुरा दरीबा की खान की यदि अपन बात करें तो ये ध्यान रखना राजसमंद में है। राजपुरा दरीबा की खान राजसमंद में है। और इसी क्रम में यदि आप देखें तो एक खान इसी क्रम में आती है चौथ का बरवाड़ा। इसी क्रम में जो एक खान आती है वो आती है चौथ का बरवाड़ा। बताएं चौथ का बरवाड़ा कहाँ है। यदि चौथ का बरवाड़ा की अपन बात करें तो चौथ का बरवाड़ा जो खान पड़ती है, आंसर आप ही रखें पहले तो बताएं। सवाई माधोपुर, बिल्कुल। और बताएं, बिल्कुल। यदि चौथ का बरवाड़ा की बात करोगे तो ये खान पड़ती है कहां भाई, ये खान पड़ती है सवाई माधोपुर। और इसी क्रम में यदि अपन बात करें चौथ का बरवाड़ा के बाद तो यही एक पड़ती है घूघरा कायड़ की खान। घूघरा कायड़ की खान। और बताएं घूघरा कायड़ की खान कहां है। बिल्कुल, यदि आपको याद भी आ रहा हो तो अपन ने भौतिक प्रदेश में घूघरा घाटी पढ़ी थी जहां आरपीएससी का कार्यालय है। बिल्कुल, ये अजमेर में है। तो ध्यान रखना घूघरा कायड़ की यदि बात करें तो ये घूघरा कायड़ की जो खान है ये अजमेर में है। और इसी क्रम में यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना एक खान और आती है गुढ़ा किशोरी दास। यही एक खान आती है गुढ़ा किशोरी दास। बताएं कहां है गुढ़ा किशोरी दास की खान कहां है, बताएं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। गुढ़ा किशोरी दास की यदि अपन बात करें तो ये अलवर में है। गुढ़ा किशोरी दास की बात करें तो अलवर में है। अब समझे, देखो अपन ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सीसा जस्ता पढ़ा है। सीसा जस्ता में देखोगे तो सर्वाधिक कहां होता है, जावर की खान जो उदयपुर में है। लेकिन जावर की खान के अलावा भी अपने राजस्थान में जो खाने हैं वो ध्यान रखना देवारी उदयपुर है, मोचिया मगरा उदयपुर है, रामपुरा अंकुचा भीलवाड़ा है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, घूघरा कायड़ अजमेर में है, गुढ़ा किशोरी दास अलवर में है। और इसी के बाद ध्यान रखना अपने राजस्थान में देखोगे तो सीसा जस्ता के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं चलाई हुई हैं। सीसा जस्ता के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं बताएं आप, सीसा जस्ता के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, बताएं। कोशिश करें आप। हाँ, सीसा जस्ता के अंतर्गत परियोजनाएं बताएं। बिल्कुल, हाँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ये, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जो एक नंबर पे जो अपन बात कर रहे हैं वो ध्यान रखना एक नंबर पे है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जो एक नंबर पे है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। बताएं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां है। हाँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां है, बताएं आप। बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की यदि अपन बात करें तो ये उदयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो ये उदयपुर में है। स्थापना बताएं इसकी आप। स्थापना कब हुई और किस देश की सहायता से हुई, दोनों बताएं।
स्थापना कब हुई और किस देश की सहायता से हुई? कब हुई और किस देश की सहायता से हुई? बिल्कुल, इसकी यदि स्थापना की बात करें तो 1966, और इसकी यदि स्थापना की बात करें तो अमेरिका की सहायता से। स्थापना की बात करें तो अमेरिका की सहायता से, अमेरिका की सहायता से 1966 में। इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे बात करें तो 2 नंबर पे आता है, आपने सुना होगा, बिल्कुल, सुपर जिंक स्मेल्टर। 2 नंबर पे जो आता है वो सुपर जिंक स्मेल्टर है। और सुपर जिंक स्मेल्टर की यदि अपन चर्चाएं करें तो बताएं सुपर जिंक स्मेल्टर कहां है? कोशिश करें आप बताने की। बिल्कुल बिल्कुल, सुपर जिंक स्मेल्टर जो राजस्थान के यदि जिले को अपन लेके चर्चाएं करें तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है सुपर जिंक स्मेल्टर। स्थापना की बात करें तो बताएं इसकी स्थापना कब हुई और किस देश की सहायता से? स्थापना की यदि बिल्कुल स्थापना की बात करें तो 1982 में, और इसकी स्थापना हुई है ब्रिटेन देश की सहायता से। 1982 में ब्रिटेन देश की सहायता से। और इसकी और एक विशेषता ध्यान रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा है, ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है, एशिया का सबसे बड़ा जो सुपर जिंक स्मेल्टर है। एक बार ध्यान से देख लें, परियोजनाओं में 1 नंबर पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो उदयपुर में है, दूसरी है सुपर जिंक स्मेल्टर जो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल। और यहां से अपन ने एक एक इसकी खानों के नाम देखे हैं, और अपन ने जो यहाँ पढ़ने की कोशिश की है वो सीसा और जस्ता को लेके चर्चाएं की हैं। बिल्कुल, आप पढ़ते रहे बहुत अच्छे तरीके से। भाई मेरे हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको क्लासों में सब कुछ याद हो। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज दें, उस चीज का आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की। बाकी की जो चर्चाएं हैं, इसके बाद की जो चर्चाएं हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहें।